मेरा बचपन बड़ा विचित्र रहा है कि कक्षा 8 तक मैं पढ़ने के मूड में नहीं था। तो ये मैं घर से जाता था विद्यालय और विद्यालय जाता नहीं था। नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शंकर फिर एक बार अपने YouTube चैनल सफ़र शून्य से शिखर तक में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि अपने एपिसोड संघर्ष की कहानी खुद की जुबानी के तहत ये हमारा 8वां एपिसोड है। आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से डॉक्टर विष्णु तिवारी जी को लेके आए हैं आप लोगों को संस्कृत के बारे में, जिस भाषा के विषय में कहना बहुत कठिन काम है, खासकर नई जनरेशन के लिए। वो संस्कृत भाषा सुनते ही, संस्कृत विषय सुनते ही बहुत पीछे चले जाते हैं, लेकिन उस भाषा के उत्थान के लिए क्या है, सही पुश करो, चलिए मैं कर देना होगा। उस भाषा के उत्थान के लिए आपने दिन प्रतिदिन एक गांव से निकल करके गोंडा से लेकर के पूरे प्रदेश में संस्कृत के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। और हम ज़्यादा समय न लेते हुए संघर्ष की कहानी डॉक्टर विष्णु शंकर तिवारी जी के जुबानी सुनेंगे। सबसे पहले हम अपने इस कार्यक्रम के तहत आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि हमारी मातृभाषा, हमारी जननी कह लीजिए सभी भाषाओं की, जो संस्कृत है, जो सनातन भाषा संस्कृत है, उस विषय में आप एक तरीके से कहा जाए तो प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक अपना पताका फहरा रहे हैं। हमारे दर्शकों को पहले अब तो आप अपना परिचय बताइए और परिचय बताने के बाद हम दर्शकों का और अपने तमाम नवयुवक साथियों का तमाम प्रकार का जो प्रश्न है उस प्रश्न का आंसर हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं विष्णु शंकर तिवारी आपके ही जनपद से हूँ। हमारा ब्लॉक परसपुर पड़ता है, विकासखंड परसपुर। उसी में एक गांव है, दुर्गणवा गांव करके है, जय ठकुरापुर पड़ती है। उसी में मैं 1980 में मेरा जन्म हुआ। हमारे पिताजी श्री राजमणि तिवारी जी वहीं एक छोटे से कृषक हैं। मैं बहुत साधारण परिवार से हूँ, आज भी साधारण ही हूँ, कोई विशेष उपलब्धि मेरे पास नहीं है। लेकिन आप हमारे आत्मीय हैं और हमने देखा कि आप इस मंच के माध्यम से लोग बड़ी उपलब्धि हासिल किए हों या छोटी किए हों, हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है। वो संघर्षों के दौरान अपने संघर्षों से, अपने स्किल से कैसे निपटता है, कैसे उस संघर्षों का सामना करता है, उन संघर्षों के कुशलता को देखने के लिए अलग अलग जीवन में संघर्ष हुए, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपने संघर्ष को फेस किए। वो तरीका आप भावी पीढ़ी के सामने, जो भी आने वाले दिनों में संघर्षों से जूझेंगे या फिलहाल जूझ रहे हैं, उनको उनके मार्गदर्शन के लिए आपका ये स्तुत्य प्रयास चल रहा है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं काफ़ी दिनों से आपको देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। लगभग आपको मैं उत्साहित भी कर रहा हूँ, आभार भी आपको व्यक्त कर रहा हूँ कि कम से कम आपको अपने व्यक्तिगत जीवन के अलावा आप समाज को भी समय देने का समय है। लगभग सब लोग देख रहे हैं कि समाज में आज की स्थिति जो है, यदि मुट्ठी भर लोगों को छोड़ दिया जाए तो शायद ही कोई समाज के किसी व्यक्ति पे कुछ बोलना चाहता है, कुछ कहना चाहता है या कुछ करना चाहता है। लगभग लोग अपने कार्यों में व्यस्त हैं। ऐसे समयों में आप इस पर विचार कर रहे हैं, अलग अलग लोगों को आप ला रहे हैं अपने मंच पे। अलग अलग एपिसोड हमने देखा, एक से एक प्रतिभाएं, एक से एक जो है हमारे श्रद्धेय लोग आ रहे हैं आपके मंच पे। मैं बहुत स्वागत करता हूं। आप जैसे लोग कम से कम गोंडा जैसी जगह पे इस तरीके की शुरुआत किए हैं, बहुत बहुत मैं साधुवाद देता हूं। कम से कम हम लोगों को भी आप सुन रहे हैं। मेरे पास उपलब्धि के नाम से मैंने तो पहले ही चर्चा किया कि चलो ठीक है, आपकी इच्छा है, मैं भी कुछ अपने संघर्षों की कहानी बताऊंगा। यद्यपि मैं महसूस नहीं करता कि मैं कोई इस उपलब्धि को मैंने हासिल किया है
कि मैं बड़े जो है गर्व से समाज को ये बता सकूं कि मैंने हासिल कर लिया है। लेकिन ठीक है, हमारे बहुत सारे छात्र भी हैं, छोटे भाई बहन भी हैं, और जो हमसे श्रद्धा रखते हैं, जो हमारे संघर्षों की कहानी निश्चित रूप से जिज्ञासापूर्वक जानना चाहेंगे। तो थोड़ा सा आज व्यक्तिगत जीवन पे और कुछ आपके कहने के अनुसार मैं भी अपनी बात रखूँगा। मेरी जो बचपन की शिक्षा है, बड़ी विचित्र जो है स्थिति है मेरे बचपन की। एक साधारण परिवार का कृषक का पुत्र जो गांव में आज भी संघर्ष करता है। गांव अभी उस तरीके से अपेक्षित जितना शासन चाहती है, या समाज के बड़े ही प्रबुद्ध लोग जो प्रबुद्ध हो गए हैं, या कह लीजिए कि गाँवों के धरातल से बहुत ज़्यादा रूबरू नहीं हो पा रहे हैं। हो सकता है उनको ये लग रहा हो कि गाँवों का अपेक्षित विकास हो गया है, लेकिन गाँव में भी अभी कितनी विकास की अपेक्षा है, कितने स्तर पे लोगों को अवेयर करना है, ये बहुत ही चिंतन की मांग करता है। जो किसी न किसी बहाने से गाँव में घुसते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो बड़े बेहतर ढंग से बता सकते हैं कि गाँव की स्थितियाँ क्या है। हम लोग चूँकि मैं प्राथमिक विद्यालय से ही हूँ, इस समय बालपुर के पास में सालपुर जो है गांव है, उसी में बेसिक का स्कूल है, कंपोजिट विद्यालय करके, उसी में मैं टीचर हूँ। चूँकि प्रतिदिन जाता हूँ, गांव के बच्चों को पढ़ाता हूँ, सरकारी स्कूल में जब पढ़ा रहा हूँ। आज सरकारी स्कूल पे तमाम तरह से उंगलियाँ आज ही नहीं, पिछले कई दशक से उठ रही हैं, जिनके पीछे बहुत सारे कारक जिम्मेदार हैं। उन कारकों पे चर्चा तो बहुत लंबे समय की मांग करती है, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं केवल शासन या केवल शिक्षक ही जिम्मेदार नहीं है। यद्यपि जब शिक्षक ये कहता है तो यही बात कहता है, हो सकता है समाज को यही लगता हो कि आप अपनी पक्ष रख रहे हैं, लेकिन मैं तो उस धरातल से जूझ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ स्थितियाँ क्या है। तो थोड़ा सा इस बात पे चर्चा करने के पहले मैं अपने बचपन की चर्चा करके फिर इस पे आता हूँ। मेरा बचपन बड़ा विचित्र रहा है। स्थिति मेरी सर ऐसी रही है कि अगर हम ये कहें कि कक्षा 8 तक मैं पढ़ने के मूड में नहीं था, तो ये कोई अतिरेक नहीं होगा। उसके लिए चाहे गांव का परिवेश जिम्मेदार हो, चाहे मेरी अपनी आदत जिम्मेदार हो। मैं सारा दोष गांव के परिवेश को नहीं दे सकता, उसके लिए मेरी चंचलता और मेरी आदत ही जिम्मेदार थी। लेकिन कक्षा 8 तक मैंने ये तय कर लिया था, या मैं ये समझ रहा था कि कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई का मतलब कुछ नहीं है। और विद्यालय बहुत बार हमारे सगे संबंधी जानते भी हैं, मैं घर से जाता था विद्यालय और विद्यालय जाता नहीं था, कहीं रास्ते में गायब रहता था। बहुत बार तो खेतों में छिपा रहता था, लंच खेतों में करता था। और जब बच्चे विद्यालय से लौटते थे तो मैं पहले घर पे पहुंच जाता था। मुझे आज भी याद है, जब मैं कक्षा 1 से 5 के बीच था, 3-4 में लगभग 3 में रहा होऊंगा, हमारे घर के पास ही एक मॉन्टेसरी थी, वहीं पे जाता था। तो साल के अंत में फीसों का हिसाब होता है, शुल्क का। तो जब मैं ये हुआ कि एग्ज़ाम वगैरह होना है, तो परीक्षा में कोशिश करता था कि पहुंच जाऊं। तो मेरी उपस्थिति बहुत कम रहती थी। तो जब मैं जाता था तो स्वाभाविक था कि उस समय टीचर भाई हम पर कार्रवाई करते थे। तो कार्रवाई यही थी कि मारा जाना था सीधे। अच्छा, जब मार पड़ती थी तो मन तो यही कहता था कि अब नहीं आएंगे, लेकिन अब एग्ज़ाम में तो रहना ही है। साल भर तो हम गायब रहे, अपने अपने तरीक़ों से पकड़े नहीं गए। फिर क्या हुआ कि जब हमको फीस के लिए कहा गया, मारा भी गया, तो जब मैं ज़्यादा मारा गया तो घर पे एक दिन मैंने चर्चा किया पिताजी से कि ऐसे ऐसे मारते हैं। पिताजी को भी लगा कि थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो वैसे वो टीचर से ये कहने कभी नहीं जाना पसंद करते थे कि आप मारिए ना, बल्कि वो ये कहते थे कि और मारो। अच्छा, मैं चूँकि बहुत ज़्यादा दुष्ट भी था, बहुत चंचल था, तो
उस स्थिति में पिताजी विद्यालय गए तो वहाँ टीचर ने बताया कि भाई ये स्कूल नहीं आते हैं। अब पिताजी बड़े उसमें पड़े कि हर दिन तो आता है। तो उन्होंने कहा कि भाई हर दिन आता है, ऐसे आप कैसे कह सकते हो। तो छात्र उपस्थिति खोली गई, बच्चों ने भी कह दिया कि ये नहीं आते हैं। फिर जो है मुझे उसके लिए भी दंडित होना पड़ा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो मैं शुरुआत में मुझे उतना अनुभव, मैं शिक्षक हुआ तब भी मुझे नहीं था, शिक्षक होने के बाद भी नहीं हुआ। जब प्रशिक्षण हुआ, शिक्षक होने के दौरान जो प्रशिक्षण होते हैं या आप बीएड कर रहे होते हैं, पीटीसी कर रहे होते हैं, उस समय जो प्रशिक्षण होते हैं, भले ही उस समय छात्र को ये नहीं लगता कि ये प्रशिक्षण हमारे कितना काम आने वाला है, जाने अनजाने में आप बहुत सारी चीज़ ऐसी सीख जाते हैं कि जो आप धरातल पे जब उतरते हैं तब आपको ये लगता है कि मैंने तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ सीख लिया था। मुझे प्रशिक्षण के दौरान ये नहीं पता चला कि मैंने बहुत बेहतरीन चीज़ सीख ली है। जब मैंने सीखा कि बच्चों को किसी भी स्थिति में मारना नहीं है। आज मैं जब कभी याद करता हूँ अपने बेसिक शिक्षा को, तब मुझे लगता है कि कक्षा 1 से लेकर के 5 तक मैं विद्यालय बहुत कम जाता था। वही जब मैं जूनियर में गया और उसी कैंपस में जूनियर भी था और सरकारी था वो, और वहाँ शिक्षक मारते नहीं थे, तो मैं रेगुलर हो गया, कक्षा 6 से रेगुलर हो गया। यदि मार वहाँ भी पड़ रही होती तो कहिए कि मैं पढ़ाई से ही निकल जाता और आगे संभाल ही ना पाता। तो यहाँ पे थोड़ा मैं इस बात को कोट करना चाहूँगा कि ऐसे शिक्षक जिनके मन में ये बात बैठी ही हुई है कि शासन करना बड़ा अनिवार्य है शिक्षण के लिए, थोड़ा यहाँ पे मैं ये कहूँगा अपने स्तर पे कि ये पुनः विचार करने योग्य है, बार बार विचार करने योग्य है। अनुशासन तो ठीक है लेकिन शासन नहीं ठीक है। तो जो लोग दंडित करने पे विश्वास रखते हैं कि हमारे दंडित करने के कारण होमवर्क किया जा रहा है, मैं थोड़ा अपने स्तर पे उस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उससे बहुत सारी विकृतियाँ पैदा होती हैं। मैंने ये देखा कि अगर जूनियर सेक्शन में मुझे ऐसे टीचर न मिले होते कि जो मुझे दंडित करना उतना वो नहीं किए, कम करने लगे, बहुत ना के बराबर, तो मैं धीरे धीरे पढ़ने लगा। और पढ़ने के बाद चूँकि बड़े भाई हैं, एलबीएस में ही हैं हिंदी विभाग में, डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी, तो वो 5 साल हमसे बड़े हैं, 2 भाई ही हूँ मैं। तो वो मन लगा के पढ़ते थे। अच्छा, मैं नहीं पढ़ता था मन लगा के, मैं भागता था, कक्षा 5 तक तो बिल्कुल नहीं पढ़ता था। लेकिन यही है कि अगर आपसे बड़ा है, परिवार में कोई बड़े भाई थे, पढ़ते थे, तो उनसे प्रेरणा तो मिलती ही थी कि भाई हमको भी पढ़ना चाहिए। लेकिन वो मार में झेल नहीं पाता था, और जूनियर सेक्शन से प्रेरणा मिली, भाई साहब से भी वो पढ़ने में बहुत तेज़ थे। फिर मैं भी धीरे धीरे लगा, और हमारे यहाँ फूफा जी गोंडा में ही स्वर्गीय हैं इस समय, तो उनका आशीर्वाद 9th से हमें मिला, पिताजी ने ही भेज दिया, और मैं 9th से लेकर के BA तक उनके पास रहा। और मैं ये कहूँगा कि अपने जीवन में कम से कम छात्र जीवन में मेरा वो स्वर्णिम काल था। बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो मैं विद्यालय नहीं जाता था और अधूरी रह गई थी, उसकी कमी फूफा जी ने पूरा किया। पिताजी के फूफा थे, लेकिन ये था कि उनकी योग्यता ये थी कि वो MA संस्कृत थे उस समय और MA इंग्लिश थे, 2 विषय से MA थे, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। अच्छा, उन्होंने 9th से लेके BA लास्ट ईयर तक अपने पास रख करके पढ़ाया, तो उसमें इंग्लिश भी स्नातक स्तर पे मेरी रही है। संस्कृत तो थी ही, वो चूँकि संस्कृत से MA थे, तो संस्कृत में भी उन्होंने विषय को अच्छा किया। और ये मेरा सौभाग्य ही था कि इंटर में मैं यहीं शहीद आजम सरदार भगत सिंह में पढ़ा हूँ। तो यहाँ भी उस समय गुरुदेव हुआ करते थे,
डॉक्टर विद्यापति त्रिपाठी गुरु जी, वो भी रिश्तेदारी में आते थे लेकिन परम विद्वान थे विषय के। उन्होंने संस्कृत विषय की नींव ढंग से बनाई। वैसे मेरा सौभाग्य ही था कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह में जो स्टाफ था, जो गुरुजन थे, पढ़ाते थे और विषय के जो है मर्मज्ञ थे। इंटर से ही ये मेरा सौभाग्य ही रहा कि जो भी शिक्षक हमें मिलते गए, अंग्रेजी उस समय डॉक्टर अरविंद जी पढ़ाया करते थे, अरविंद मिश्रा जी, जो इस समय बहराइच में किसी इंटर कॉलेज में जो है प्रधानाचार्य हैं। अंग्रेजी पे उन्होंने अच्छे से फोकस किया। एक इंटर कॉलेज वहीं पे गुरुदेव थे जो है डॉक्टर संतराम द्विवेदी जी, जो इसी शहीद आजम के प्रधानाचार्य होकर के रिटायर हुए हैं, अभी भी हैं। हाँ, अभी भी हैं। तो वो जाग्रफी पढ़ाते थे। जाग्रफी उतने अच्छे तरीके से माध्यमिक में पढ़ा पाना, मैं तो यही कहूँगा कि भाई ये सब रत्न थे, रत्न हैं। आज द्विवेदी जी हैं, अभी भेंट हुई पिछले 4-6 महीने पहले। तो ये गुरुजन जो भी थे, तो मैंने ये देखा कि विषयों को छात्रों के मन में उतार देने का जो काम किया करते थे। चतुर्वेदी जी, SN चतुर्वेदी जी इंटर में पढ़ाए। उन्होंने देखा कि विषय में इनकी काफ़ी पैठ है। उन्होंने एक दिन पूछा भी कि बेटा कहाँ पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो? तो मैंने बताया। तो उन्होंने कहा कि आओ हमसे पढ़ लो। तो हमने कहा कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने कहा आओ, मैं वैसे पढ़ाऊँगा। आप हैं, भी आशीर्वाद मिलता रहता है। तो इन लोगों ने नींव इतनी अच्छी बनाई। BA में आकर के संस्कृत विभाग में डॉक्टर संसन त्रिपाठी जी थे, इस समय तो रिटायर्ड हो गए हैं। आवास विकास में ही रहते हैं, फिलहाल भी स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे हैं। विषय के मतलब संस्कृत के विद्वान के रूप में ये है कि वो परम पूज्य हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा कि वो विलक्षण है। यहाँ थोड़ा हम आपको रोकेंगे। हाँ कि जैसे संस्कृत की तरफ आप वहाँ से आए, टॉमसन में एडमिशन लेते हैं, जी तो और सारी विषय रही होंगी जी। लेकिन संस्कृत की तरफ जो आपका रुझान बना यहाँ से, हाँ। तो क्या इसका मेन जो एटमॉस्फेयर, जो फूफा जी के यहाँ रहते थे, फूफा जी संस्कृत से में MA थे, तो वहीं से एटमॉस्फेयर आपका बना, या क्लास का ऐसा कुछ माहौल मिला? जैसे विषय 4-5 रही होंगे, 6 रही होंगे उस समय, बिल्कुल। इस संस्कृत की तरफ इतना रुझान कैसे आपका? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। फूफा जी ने हमारी रुचि जगाई संस्कृत की तरफ जगाई। अच्छा, यहाँ पे गुरुवर थे ही डॉक्टर विद्यापति त्रिपाठी जी, तो वो अच्छे से पढ़ाते थे। अच्छा, स्थिति मेरी इंटर में ये थी कि जो भी पाठ मुझे कॉलेज में पढ़ना होता था, वो पहले ही फूफा जी पढ़ा देते थे। तो जब संस्कृत यहाँ अच्छे से वो पढ़ाने लगे और मैं इतना तेज उसको ग्रहण करता था, तो मुझे भी बड़ा उत्साह हुआ। बल्कि इंग्लिश में भी, ज्योग्राफी में भी, टॉमसन में उस समय 99 में मेरा BA हुआ और 96 में इंटर हुआ। इंटर में शहीद आजम में मेरा पहला स्थान था। वैसे तो 65.4% नंबर था, लेकिन उस समय जिगर में सेंटर गया था, तो 65.4% में मैं टॉमसन में पहले स्थान पे था। उस समय टॉमसन जो है, टॉमसन उसका नाम प्रसिद्ध था, वैसे तो नाम बदला ही है। तो ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि रुचि तो फूफा जी ने जगाया, लेकिन उसको और पुष्ट करने का काम वही माध्यमिक के गुरु जी ने किया। और फिर स्थिति ये आई कि ये तीनों गुरु जी, इंग्लिश वाले भी और ज्योग्राफी वाले, संस्कृत वाले, वैसे तो हिंदी भी अच्छी पढ़ाई जा रही थी, नागरिक शास्त्र भी ठीक ही था। नागरिक शास्त्र उतना अच्छा नहीं कह सकते, 5 विषय इंटर में थे, लेकिन 3 विषय जो ये मुझको विशेष लगे, जिसमें मुझे लगा कि ये इसमें मेरी विशेष गति है, उसी को आकर के BA में मैंने लिया। हाँ, BA में एक ज़रूर मोड़ आया जब लास्ट ईयर में विषय छोड़ना होगा, तो उसमें ये लगा कि अब किसको छोड़ना है। ज्योग्राफी मेरी BA में थी और इंग्लिश सब्जेक्ट और संस्कृत। फिर ये हुआ कि किसको छोड़ें। यहाँ फिर क्या हुआ कि भूगोल विभाग में डॉक्टर रंजन शर्मा गुरुवर हैं, वो भी जो है धुरंधर विद्वान अपने विषय के। अच्छा, और भी भूगोल विभाग में डॉक्टर ML के सर थे, या जो है DK गुप्ता सर थे। ये सब लोग अपने कामों के प्रति इतने ज़्यादा जो है कर्मठ थे कि ज्योग्राफी उन लोगों ने वास्तव में ढंग से उतार दिया, चित्त में उतार दिया।
तो जागृति से बड़ा प्रेम हो गया। और उधर त्रिपाठी जी मिल गए, डॉक्टर शमशान त्रिपाठी जी, और उनकी कर्म के प्रति वफादारी देख के तो मैं इस स्थिति पे पहुंचा। यद्यपि और भी गुरुजन मिले, लेकिन उनकी कुछ चीज़ें मुझे जो है मन में घर कर गई। मुझे थर्ड ईयर में मन में आया कि गुरुदेव ने बड़ी मेहनत की मेरे साथ। मतलब उनकी स्थिति ये थी भैया कि वो क्लास में पढ़ाते थे विषय, जैसे अनुवाद वगैरह करना हो संस्कृत में, आप समझते ही हैं कि जैसे भाई उसको बोलना है या उसमें ज़्यादा सामर्थ्य हासिल करना है, तो थोड़ा अलग से कार्य किया जाता था। तो उनका कहना ये था कि ऐसा करो कि कुछ अनुवाद की पुस्तक उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि इसको आप अलग से हल करो और मैं इसको क्लास के से अलग चेक करता हूँ, कक्षा के बाद समय दूंगा। वो डिपार्टमेंट में बैठ के अलग से एक एक लाइन चेक करते थे। अभी वो काफ़ी मेरे पास है जिसमें वो पूरी पुस्तक 60 अभ्यास उसमें है। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की एक पुस्तक है रचनानुवाद कौमुदी करके, तो उसमें 60 अभ्यास दिया है कि जैसे भाई संस्कृत आपको सीखना है तो उसमें वो छोटे छोटे वाक्यों से शुरू करके और बड़े वाक्यों तक आप कैसे पहुँचे, वाक्य निर्माण कैसे करें संस्कृत में। तो उसको उन्होंने एक एक लाइन चेक किया। मैं बड़ा अभिभूत हुआ कि ऐसे भी शिक्षक हैं, मतलब वो भोजन नहीं करते हैं समय से। तो मुझे अंत में लगा कि मैं कुछ आपको दक्षिणा दूंगा। वो वृत्तांत आज भी मुझे याद है कि कोई घरेलू स्थिति इतनी अच्छी थी नहीं कि मैं कोई खास उपहार दे सकता था, लेकिन जो भी उस समय व्यवस्था मेरी बनी हो, मैंने गुरुदेव से ये कहा। लेकिन बस वही था कि गांव का था, तो गांव के बच्चे कुछ भी हो, लेकिन अब भाई गांव का असर तो रहता ही है। वो स्किल जो नगरों में मिल पाती है, जरूरी तो है नहीं कि गांव में मिल पाए। अब वो मेरा भोलापन कह लो या जो भी कह लो, मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मैं एक उपहार आपको देना चाहता हूँ, लेकिन ये चाहता हूँ कि आप अपने मुंह से कह दें कि आपके आवश्यकता की कौन ऐसी चीज़ है जो मेरे इस सामर्थ्य में खरीदी जा सकती है। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ मैं दे दूँ अब आपके लिए वो निष्प्रयोज्य रहा है। तो वो मुस्कुराए, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो मैं मांग रहा हूँ वो दे दो। मुझे वो बातें बहुत घर कर गई। मैंने कई लोगों से बताया, तो मैंने कहा गुरुदेव आदेश करो। तो उन्होंने कहा कि मेरी एक बात मुझे वचन दे दो कि अगर कभी शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा। मुझसे उन्होंने पूछा कि क्या बनना चाहते हो, तो मैंने कहा कि मुझे तो शिक्षक बनना है। वैसे तो मैं प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता हूँ, लेकिन ये है कि बड़ी कठिन होती है, ऐसा सुना है लोगों से। तो अगर नहीं हो पाएगा तो शिक्षक तो बनना ही बनना है, कुछ ऐसा मैंने उनसे कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप शिक्षक बनते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं तो ईमानदारी से सेवा करिएगा, और अगर आप शिक्षक बनते हैं तो उसमें आपको करना यह है कि आप ईमानदारी से शिक्षण करेंगे, ये आप मुझे वचन दीजिए। तो मैंने पहुंच हुआ, मैंने कहा कि याद रखूंगा, जीवन पर्यंत याद रखूंगा यदि ईश्वर ने ऐसा अवसर दिया। और यहाँ पे थोड़ा मैं कहना चाहूँगा, आप तो जो है इसी जनपद के हैं और आपका बहुत लंबा नेटवर्क है। आप इनडायरेक्ट रूप में भी पता कर सकते हैं कि मैं जहाँ भी रहा हूँ, अभी 2-3 बेसिक स्कूलों में मेरा जाना हुआ है, हर जगह आप ये बात पता कर सकते हैं कि विष्णु शंकर गुरु जी का विद्यालय में बच्चों के प्रति शिक्षण के लिए क्या रुचि रही है। आज ही नहीं, हमें लगता है 10-11 साल हो गया बेसिक में पढ़ाते पढ़ाते। आप कभी भी पूछवा सकते हैं, ये बात ट्रेस कर सकते हैं कि जो मैंने कहा उसमें कितनी प्रामाणिकता है। कहीं ना कहीं वो त्रिपाठी जी का गुरुदेव का जो वचन लेना रहा है, वो भी उसके लिए जिम्मेदार है कि एक ऐसे जिम्मेदार गुरु को मैंने वचन दिया था जिसने मुझे ये निश्चित है कि संस्कृत विषय में जो स्नातक लेवल तक जो कुछ भी है सब उन्हीं का है। और मैंने ये देखा कि आगे चल करके
यद्यपि मैं अपने गुरुजनों को एक लोगों को भी उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, उसमें मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मेरे भाग्य में कुछ ऐसा था ही कि जैसे कक्षा 1 से 5 तक मैंने लापरवाही किया था, नाइन्थ कक्षा 6 से तो मैं धीरे से चला, कक्षा 8 तक जाकर के थोड़ा सा पढ़ने की तरफ रुझान हुआ। 9th से लेकर के स्नातक तक मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने बड़ी जिम्मेदारी से अध्ययन किया। स्नातक तक जैसे मैं स्नातकोत्तर में आया, MA मेरा शुरू हुआ MLK बलरामपुर से, वहाँ मैंने ज्योग्राफी में एडमिशन ले लिया और मैं रेगुलर यहाँ से जाता था। अब उसमें जिम्मेदार कुछ व्यक्तिगत जीवन भी रहा, शादी हो गई, धर्मपत्नी का भी आगमन हो गया। मुझे लगा कि नहीं भाई, साथ में रहना है।